इस वक्त एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन में स्टूडेंट वीज़ा कैसे कन्वर्ट होता है, पीआर में कैसे आना चाहिए, क्या है, सारे बहुत सारे डिटेल्स मैं इनसे पूछने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके काफ़ी काम आने वाली है, बड़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब मैं कुछ बताता हूँ या कोई एजेंट कुछ बता रहा होता है तो वो बहुत ही कागजी चीज़ें होती हैं, बहुत पेपर वर्क की बातें होती हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आप लोगों को आज मतलब इनसे कुछ सवाल करूंगा और ये बताएंगे। ये हैं मिस्टर निहार दीक्षित और ये हैं उनकी पत्नी और इनका नाम है सुशीला भार्गवी। तो ये हैं रितिका जी और ये हैं इनके हस्बैंड राजीव दीक्षित। ये है निहार दीक्षित और ये है उनकी पत्नी रितिका दीक्षित। दीक्षित सरनेम पे मत जाइएगा, ये है हरियाणा के। हरियाणा में वैसे दीक्षित वगैरह इतने होते नहीं हैं, ये ज़्यादातर सरनेम जो है तो उत्तर प्रदेश में होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र की है तो सरनेम कहीं पर भी हो सकता है। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि मैं आपको अपने एक बहुत ही ओल्ड सब्सक्राइबर प्लस हमारे मित्र, ये जब इंडिया में थे तब से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जब ये यहाँ पर आए थे, ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे, तो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हमारे ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे और इन्होंने अंशिका को या पाणी जी को किसी को तो देखा था और ये पहचान गए थे, तो तब से हमारे मित्र भी बन गए। मतलब ये शुरू में ही आए थे तो हमारे चूँकि वीडियोस देखते थे तो पहचानते थे, फिर दोस्ती हो गई। आज इनसे मिलवाने के पीछे का कारण ये है कि अभी इनकी जो वीज़ा की अपडेट्स हुई हैं कुछ, क्या कैसा है, मैं पूरी जर्नी इनकी आपको दिखवाने वाला हूँ। मतलब इन्हीं से बातचीत करके आप तक पहुँचाने वाला हूँ उनकी जर्नी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, और शायद वो आपके भी बहुत काम आएंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए मित्रों, इस वक्त हम हैं होमबुश, ये सिडनी का एक सबब है और ये मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ। काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है, एक बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन, लेकिन इसको अपग्रेड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिफ्ट वगैरह लगी है और मैं भी, हम लोग इधर से आए हैं तो वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम मतलब वॉशरूम वगैरह सब बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। यस, नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपको हमारे मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और आज हम फिर मतलब इनके यहाँ तक तो हम कार से आए, उसके बाद में हम ट्रेन से जाने वाले हैं सिटी, और बहुत अच्छा वेदर है देखिए यहाँ पर। तो बने रहिए और देखिए वीडियो को लास्ट तक, और हाइप ज़रूर दीजिएगा लाइक करने के साथ ही साथ। और अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको अपने किसी वीडियो के माध्यम से ही रिप्लाई करूं। और कुछ सवाल आप लोगों में से कई लोगों ने पूछे हैं, उनके जवाब भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को देने वाला हूं। तो निहार जी, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, और मेरे जो दर्शक हैं वो कुछ सवाल पूछते रहते हैं, उनके कुछ जवाब आज आप दीजिएगा। धन्यवाद। अच्छा, थैंक यू, आपका स्वागत है। तो ये बताइए, आप सबसे पहले कब आए थे ऑस्ट्रेलिया? हम 2022 में आए थे। 2022 में आए थे, 3 जून को। अच्छा, 3 जून यहाँ को। पे पहली बार लैंड किए थे। तो कौन से वीज़ा में आप आए थे? लोग पहले स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे। और स्टूडेंट कौन था? मेरी वाइफ स्टूडेंट थी और मैं डिपेंडेंट था, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा। हाँ, और वो मास्टर्स करने आई थी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम वेस्टर्न सिटी यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो वहाँ से उन्होंने मास्टर्स करी। उसके बाद मैंने जॉब ढूंढी। हाँ। और जॉब ढूंढने में आपको पता ही है, इतनी आसानी से तो जॉब ऑस्ट्रेलिया में मिलती नहीं है। तो शुरुआत बड़ी मुश्किल रही, शुरू के 6 महीने मुझे लगे जॉब ढूंढने में। नहीं, आप जो शुरुआत में जॉब ढूंढने में आपको 6 महीने लगे, वो क्यों लगे? क्योंकि आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड पे जॉब ढूंढ रहे थे इसलिए लगे, या किसी भी टाइप की अगर आप जॉब करना चाहते तो आपको जल्दी मिल गई थी शायद? तो देखिए, मैं काफ़ी स्टबन था, मतलब मुझे अपनी ही फील्ड में जॉब करनी थी। अगर आप कोई और फील्ड में भी जॉब करना चाहें तो मुझे नहीं लगता 6 महीने लगेंगे। हाँ। अगर आप में थोड़ी सी भी स्किल है या आप करना चाहते हैं, मैं करना नहीं चाहता था, जो कि गलत है, करना चाहिए, बट मुझे लगता था कि एक बार ही अगर मैंने अपनी फील्ड में जॉब नहीं करी तो शायद मैं मतलब दोबारा से अपनी फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने अपना ही फील्ड को प्रेफरेंस दिया। प्रेफरेंस दी। और मतलब शुरू में स्ट्रगल हुआ, थोड़ा टेंशन भी हुई कि कैसे चलेगा, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस हो गया धीरे धीरे। वैसे आप किस फील्ड में जॉब करते हैं और आपका कौन सा फील्ड है? मैं फार्माकोविजिलेंस में करता हूँ, उसको फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं, ड्रग सेफ्टी। तो
फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। तो फ़ेज़ 4 में मैं ड्रग सेफ्टी में काम करता हूँ, जो कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन में ड्रग्स के लिए, ड्रग्स को जो है साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ड्रग्स की स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। तो मैं फ़ेज़ 4 क्लिनिकल स्टडीज़ में काम तो आपकी वाइफ स्टूडेंट वीज़ा में थी और आप स्पाउस थे, आप जैसा कि बताया आपने। हाँ जी। तो क्योंकि आप मास्टर्स करने आए थे इसलिए आपको फुल टाइम काम करना अलाउड था एज ए स्पाउस, राइट? यस यस। और आपकी वाइफ को कितने घंटे काम करने के लिए अलाउ था? मेरी वाइफ को उस टाइम पे 1 साल तो 24 आवर्स ही था वीकली? वीकली। हाँ। और बट हमें सेकेंड ईयर ड्यू टू कोरोना जो था, हमें फुल टाइम वर्किंग आवर्स अलाउड दोनों को? दोनों। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे ये रूल था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों डिपेंडेंट और जो स्टूडेंट है वो दोनों फुल टाइम काम कर सकते हैं। बस तो वो 1 साल के लिए ही था, लेकिन 1 या 2 साल के वो लिए तो चलो एक ग्रेस पीरियड मिल गया था। तो वी आर लकी दैट। तो आप जब स्टूडेंट वीज़ा आपने अप्लाई किया था तो डायरेक्ट किया था या एजेंट के थ्रू किया था आपने? नहीं, हमने एजेंट के थ्रू किया था, आईडीपी के थ्रू किया था। ओके, तो ये कहाँ पर बेस्ड है एजेंट आपके? आईडीपी वही है जो आइल्स वगैरह करवाते हैं, तो वो हमारे इंडिया में नेहरू प्लेस में थे आईडीपी वाले। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। बट क्योंकि हम कभी उनके इनकी- ऑफिस गए नहीं, तो सीधा हम हिसार से ही हमसे ऑनलाइन ही सब बात हुई, क्योंकि आईडीपी बड़ा ही मतलब रिकॉग्नाइज्ड है और बड़ा ही रेप्यूटेड है। एस्टेब्लिश्ड है, रेप्यूटेड है, तो कोई हमें जाने की जरूरत पड़ी नहीं। तो कितना टाइम लगा था आपको वीज़ा प्राप्त होने में? वीज़ा प्राप्त होने में उस टाइम तो बहुत स्टूडेंट वीज़ा बड़ी जल्दी आ रहे थे। 4 महीने में हमारा सब कुछ हो गया था, मतलब आई से लेके। और टोटल वीज़ा प्रोसेस में खर्च कितना आपका आया था? $60,000 वीज़ा प्रोसेस में पूछ रहे हैं, फीस हाँ, पूछ रहे हैं? नहीं, वीज़ा प्रोसेस में इंक्लूडिंग फर्स्ट प्रोसेस में 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया अपनी तरफ से। उनका कमीशन था यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा। हमने उनको 1 रुपया भी नहीं आपकी जेब से कितना टोटल पैसा खर्च हुआ? क्योंकि भले ही उनका यूनिवर्सिटी की तरफ से रहा हो, तो जो फर्स्ट एडमिशन हुआ होगा, वीज़ा की फीस हुई होगी, क्या कितना टोटल खर्च यहाँ आया आने था से पेपर वर्क पहले करने मुझे में? अच्छे से याद है, $8,000 हमारे टोटल लगे थे। एक सेमेस्टर, सेमेस्टर कह रहा हूँ, एक क्वार्टर की फीस, हाँ। और प्लस स्टूडेंट वीज़ा, OHSC का जो वीज़ा का जो आपका इंश्योरेंस का होता है खर्चा, वो फ्लाइटों का खर्चा, मतलब कुल मिला के और $8-9 हज़ार। आइल्स का एग्जाम वगैरह भी उसी में इंक्लूड था? जी। ओके, मतलब टोटल $8,000 ये आपका बता रहे हैं आप 4 साल पहले का? ये तो आप 4.5-5 साल पहले का मान 5 के साल चलिए। पहले का। हाँ। अच्छा, यहाँ मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हैं और आप शादीशुदा हैं तो आप अपने स्पाउस, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी, और अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने पति, और अगर आपके पास बच्चे हैं, क्योंकि इनकी उस वक्त जो है लगभग 10-11 महीने की बेटी भी थी, तो उसके साथ आ पाए थे, हाँ राइट? जी, बिल्कुल 7 मंथ्स की थी। तो आप अपने बच्चे के साथ में और पति या पत्नी के साथ में भी आ सकते हैं एज ए स्टूडेंट। तो यहाँ आने के बाद में आपकी धर्मपत्नी को जॉब मिलने में क्या कठिनाई हुई, या उनको आराम से मिल गई थी जॉब? नहीं, उन्हें पहले जॉब मिल गई थी, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा पे थी और मैं डिपेंडेंट था, तो उन्हें पहले जॉब मिल गई थी। जॉब में उनको कोई दिक्कत नहीं आई। और उस टाइम पे कोरोना के बाद थोड़ा इनको जॉब्स की, ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स की ज़रूरत थी। एकदम से 2 साल तक कोई इनटेक नहीं था, तो 20 और 21 में, तो 22 में एकदम से इन्फ्लक्स आया, 23 में तो और भी ज़्यादा लोग आए। तो उस टाइम पे कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका वीज़ा सब क्लास क्या था उस टाइम पर? उस टाइम पे होता है स्टूडेंट वीज़ा होता है 500, सब अच्छा। क्लास 500। तो ये आपकी स्टडी कब कंप्लीट हो गई थी? ये स्टडी हमारी हुई थी 2024 मार्च में या फिर अप्रैल में के करीब। तो उसके बाद जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में आपने अपने उस स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट करवाया था किसी और वीज़ा में? हाँ जी, स्टूडेंट वीज़ा के बाद फिर आप टेम्परेरी रेजिडेंसी डालते हो, TR जिसको बोलते हैं। क्या वीज़ा सब क्लास क्या था? टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा सब क्लास 485। 485। तो उस पूरे प्रोसीजर में कितना खर्च आया था और कितना टाइम लगा था? देखिए, उसमें $2,300 उस टाइम पे होते थे, लेकिन अब वो डबल कर दिए। $2,300 इंक्लूडिंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का और बच्चे का मिला करके? उसमें कुछ नहीं, तब तो बच्चे सब तीनों का मिला के तो $4,000 कुछ थे। अच्छा। तो डिपेंडेंट के अलग होते हैं, और जो मेन स्टूडेंट होता है उसके सबसे ज़्यादा होते हैं। डिपेंडेंट के 1700-1800, हाँ। और बच्चे के भी कुछ $700 होते हैं। तो पढ़ाई खत्म होने के बाद में ये जो दूसरा वीज़ा आपने डाला, ये आपने अपनी वाइफ के नाम डाला था या अपने नाम डाला था? नहीं, ये वाइफ के नाम ही डलता है, क्योंकि ये टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा होता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप डालते हैं 485। तो इसमें अब डबल कर दिया है गवर्नमेंट ने इसकी फ़ीस। तो अब आप मान के चलिए 3 लोगों के मिनिमम 7 से 8 हज़ार लग जाएंगे। एक आदमी का लगभग 3,000 लग जाएगा। हाँ जी। ओके, तो अब ये बताइए कि वो कितने साल का वीज़ा आपको मिला था, ये दूसरा वाला? ये अगर आप मास्टर्स करते हो
तो आपको 3 साल का मिलता है, और बैचलर्स के बाद अगर आप मास्टर्स करते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो आप वर्क परमिट में थे अब जी, तक, हाँ जी। अभी भी हैं। तो उसके बाद जो है तो आपका दूसरा प्रोसीजर क्या होता है पीआर के लिए? देखिए, पीआर के लिए मैं आपको ये मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको ये बताना चाहूँगा कि पीआर के लिए प्रोसीजर आपको खुद ही अपना प्लान करना है। आपको अपना पाथवे खुद ही तय करना है, आपको किस साइड पे, मतलब आपको कैसे पीआर चाहिए। कई एजेंट आपको बोलेंगे कि आप मतलब किसी भी फील्ड में काम कर लीजिए, कारपेंट्री में चले जाइए, वो स्टूडेंट वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा में एक स्टडी कर लीजिए। बट मैं कहूँगा कि आप जो काम आप करके आए हो उसी फील्ड में जहाँ पे आपकी स्टडी है, उसी फील्ड में यहाँ पर भी आके काम करें। ऑस्ट्रेलियन सरकार उसी को प्रेफरेंस देती है। लेकिन वो इनकी स्किल डिमांड लिस्ट जो होती है, ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, वो आपका जो पर्टिकुलर स्किल्ड है वो उसमें मैच करना चाहिए, तभी उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं राइट? जी जी। तो ये जब 3 साल का वीज़ा मिला उसके बाद में, क्योंकि आपने बताया है कि अब आपकी वाइफ फर्स्ट एप्लीकेंट नहीं है पीआर पाथवे में, आप अब फर्स्ट एप्लीकेंट हो गए हैं। हाँ जी। तो आपका क्या ग्राउंड है? आप मतलब किस आधार पे आप बने हैं और कितने पॉइंट्स चाहिए थे उसके लिए? फिर से आपको क्या IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए कितना खर्चा है? और इस वक्त आप वीज़ा की किस सिचुएशन में हैं? इस वक्त तो वीज़ा की हम 491 हमने डाल दी है। तो इसको 491 को क्या बोलते सब हैं? क्लास 491 होता है आपका, रीजनल स्किल्ड वीज़ा इसको बोलते हैं। रीजनल स्किल्ड वीज़ा, राइट। तो आपको स्किल मतलब आपकी पहले उसके लिए असेसमेंट होती है। तो मैं अगर शुरू से बताऊं तो मतलब पहले हम 485 पे जब थे, उसके बाद 485 के अंदर ही मेरा एक्सपीरियंस था, पूरा ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस था। ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस के बाद आप 485 के अंदर उसमें फिर आप जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे थे उसी में आपको स्किल असेसमेंट करानी थी। स्किल असेसमेंट कराने के बाद आपका स्किल असेसमेंट का रिजल्ट आता है। उसके बाद आप पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो पीटी का एग्ज़ाम देते हैं। पीटी के मेरे को इतने बैंड्स की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा हेल्थ केयर में था, आता है, सो हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर में मैंने किया था। तो उसमें इतना पीटी का इतना स्कोर, हाई स्कोर नहीं चाहिए होता। ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं, पीटी मतलब इंग्लिश? हाँ। इंग्लिश का टेस्ट। तो बट स्टिल मतलब जितना अच्छा हो, 20 हो तो मतलब जितने पॉइंट्स अच्छा आप, जितने पॉइंट आप बढ़ा सकते हो, चाहे इंग्लिश के माध्यम से हो या दूसरे और जो भी, मतलब क्या क्या चीज़ें मिला करके आपके टोटल पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं? क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? एज होता है, उसमें एजुकेशन होता है, उसमें एक्सपीरियंस होता है, और इंग्लिश होती है, इंग्लिश होती है, स्पाउस के भी पॉइंट्स जुड़ते हैं, स्पाउस की पार्टनर की इंग्लिश के पॉइंट्स होते हैं, स्पाउस की स्किल असेसमेंट के पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं मित्रों कि जब आप पीआर के लिए अप्लाई करने जाते हैं स्टडी खत्म करने के बाद में, तो आपके अपने जो पॉइंट्स मिलते हैं एज के, इंग्लिश के, एक्सपीरियंस के और एजुकेशन के, वो तो हैं ही। अगर आपका पार्टनर मतलब आपका स्पाउस भी अगर पढ़ा लिखा है तो उसके फील्ड के अगर डिग्री असेसमेंट होता है वो सबका भी मिलता है, प्लस उसने अगर इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर लिए हैं तो वो भी आपके पॉइंट्स ऐड होते हैं कम, मतलब टोटल पॉइंट्स में। और जितने हाई पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं आगे पीआर की दिशा में बढ़ने में, हेल्पफुल होते हैं। राइट? बिल्कुल। अच्छा, जितने पॉइंट्स हो उतने ज़्यादा चांसेस, हाँ। उतने बट देखिए ये भी एक मतलब इसमें भी एक ग्लिच है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जितने पॉइंट्स हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ऑस्ट्रेलिया की उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और आपका, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि आप जिस फील्ड में पढ़ते हैं उसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ। और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए यूजफुल होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की डिमांड लिस्ट से मैच करना चाहिए बिल्कुल, उसको। बिल्कुल। तो आपका तो 65 पे भी आ रही है कारपेंटर को। हाँ, बशर्ते वो है करेक्ट ना? करेक्ट तो कारपेंटर। वो ट्रेडीज हैं क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया को उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो 65 में भी आ जाएगा। आईटी वालों के 100 पॉइंट्स हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत अब ख़त्म होती जा रही है, तो अब 100 में भी नहीं आ रही है। ये मैं हर वीडियो में ज़्यादातर आजकल बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पढ़ाई करने के बाद में भी रीजनल एरिया से स्पॉन्सरशिप मिलना या रीजनल एरिया जा करके पीआर पाथवे आपका बेहतर होता है और वहाँ से मिलने के चांसेस हैं। तो अभी चूंकि इनका रीसेंट ये जो चेंज हुआ है, अब ये रीजनल एरिया में ये जो आपका पूरा प्रोसीजर हुआ है कि अब आप कौन से रीजनल एरिया में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब ये आपका आया और कितने समय के लिए जा रहे हैं, इन सारे सवालों के एक साथ में आप जवाब दीजिए। तो पहले तो बात तो रीजनल एरिया में अगर आपको जाना है तो एक कंडीशन होती है कि आपको 3 साल के लिए 3 साल के लिए वहाँ रहना होता है। हाँ। 3 साल के बाद आपको काम करना, ये बहुत लोगों को गलत फहमी है कि काम भी रीजनल में ही करना है। काम रीजनल में नहीं करना है। आप सिडनी आके भी काम कर सकते हो। आप
दूसरे देश की कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, लेकिन वो रिमोट वर्किंग होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन वंस अ मंथ। और आप वहीं घर रह के काम करो, आप रिमोटली काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो आपकी जॉब होनी चाहिए वो घर से ही होनी चाहिए 99.9%। एक बार आप चले गए महीने में, दैट विल बी कंसिडर ओके फॉर योर वीज़ा कंडीशन। 3 साल के लिए वहाँ रहना है अपनी, और कोई ज़रूरी नहीं है काम करना भी। आप खाली बैठ के भी 3 साल बाद विद ज़ीरो टैक्स असेसमेंट के साथ, 3 नोटिस ऑफ असेसमेंट के साथ 191 फाइल कर सकते हो। अगर 191 वीजा सब क्लास है, और उसका मतलब क्या होता है? वो 191 का मतलब है जब आप 491 की कंडीशन जो कि है उसको एक तरह से प्रोविजनल पीआर बोलते हैं। हाँ। कि आपको सारे राइट्स दे दिए जाएंगे, बट आप यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ परमानेंट रेजिडेंट। आपको राइट्स हैं बट यू आर नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट। आपको परमानेंट रेजिडेंसी तभी मिलेगी जब आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, जो कि है 3 साल रहने का और रीजनल में काम करने का। ज़रूरी नहीं है रीजनल के ही कंपनी के लिए काम करने का, बट रीजनल में रह के काम करना है। तो अभी आपको 491 वीजा सब क्लास मिला है, राइट? हाँ जी, हाँ। और इसमें आपको गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी भी देती है कि अब आपको मेडिकेयर कार्ड मिल गया है फैमिली के लिए। और इसमें ये है कि ये एक तरह का पीआर ही है, प्रोविजनल पीआर जैसा आपने बताया। तो इसके बाद में अब आपका 3 साल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा पीआर का प्रोसेस पूरा करने के लिए? 3 साल बाद कुछ भी नहीं है, बस प्रूफ दिखाने रेजिडेंसी के कि हम क्या रेजिडेंट थे। बच्चे के स्कूल का एडमिशन का अगर बच्चा है तो आपको अपना एक तो रेजिडेंसी का प्रूफ होता है 3 साल का, एक आपको ये दिखाना है कि आप वहाँ भाई अगर बहुत अच्छा प्रूफ तो यही है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, यानी आप कहीं और नहीं। वो तो चलिए समझ में आ गया कि आपने सब तरह से प्रूफ कर दिया। तो उसके बाद आपको फिर से कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा, मतलब सब सबमिट करने पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको 3 साल का आपको ये रेजिडेंसी का दिखाना है, 3 नोटिस ऑफ असेसमेंट दिखाने हैं, 3 साल का इनकम टैक्स जब वो 0 हो। हाँ। ठीक है, 0 ITR से भी आप फाइल कर सकते हैं। कोई आपको मैंडेटरी नहीं है कि कोई जॉब करनी है, कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हैं। कुल मिला के है कि किसी भी फील्ड में आप कर सकते हैं। 3 साल आपको अपना रीजनल एरिया का रेजिडेंस दिखाना है कि आप वहाँ पर थे। हाँ जी, उसके लिए आपको दोबारा से कोई मेडिकल करवाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपका PCC वो मांग सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। PCC मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो भी आपको वो मांग सकते हैं। अगर वो जरूरी नहीं है, सबके लिए नहीं मांगते हैं। मैंडेटरी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं आपकी 3 साल के अंदर अंदर इंडिया की, तभी आपसे वो मांगेंगे, वरना आपसे 191 में कई लोगों से नहीं मांगते, कई लोगों से मांग लेते हैं। और कुल मिला के उसके बाद उसकी फीस भी कुछ $600-700 होती है टोटल। तो कुछ नहीं है, वो बस एक तरह से ये है कि फॉर्मेलिटी। दे जस्ट वांट टू चेक कि आपने सब कुछ वही चीजें करी हैं जो उन्होंने आपसे करने को कही थी। हाँ, मतलब उस वीजा सब क्लास की जो कंडीशंस हैं आपने उन्हें फुलफिल कर दिया है कि नहीं। तो वंस यू विल कंप्लीट ऑल दोज पेपर्स और सबमिट कर दोगे तो कितना टाइम लगेगा आपका फाइनल पीआर आने में? देखिए, कई लोगों को तो 20 दिन में भी आ जाता है, कई लोगों का 6 महीने में भी लग जाता है। तो 6 महीने आप मान के चलिए, 6 से 7 महीने एवरेज टाइम है सबका। अच्छा, यहाँ एक बात मैं मित्रों आप लोगों को और बता दूं, इनके साथ में एक बहुत सौभाग्य वाली बात क्या हुई है कि ये जिस कंपनी में शुरुआत से काम कर रहे हैं, आज आपको 4 साल लगभग हो गए उसमें। वो 4 साल से जिसमें काम कर रहे हैं, तो ये जिस रीजनल एरिया में जा रहे हैं उसका नाम है न्यूकासल, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। बहुत प्यारी जगह है, हम 25 बार जा चुके हैं। हम तो वहाँ 2-2, 3-3 नाइट स्टे कर चुके हैं होटल्स में, जो कि बहुत खूबसूरत सा छोटा सा शहर है। तो इनकी जो कंपनी है ऑलरेडी वो वहीं पर है, न्यूकासल में ही है 4 साल से। तो ये फिजिकली जा जरूर रहे हैं, लेकिन इनकी जॉब कोई चेंज नहीं होने वाली, उसी कंपनी में काम करेंगे। और इनकी जो पत्नी है वो पैरामाटा में काम करती हैं, जॉब करती हैं। इन्होंने लास्ट वीक वहाँ पर चर्चा की, तो उन्होंने भी कम्प्लीटली एग्री कर लिया है कि वर्क फ्रॉम होम करो। तो इनकी कोई दोनों की जॉब नहीं चेंज होने वाली है। ये 3 साल वहाँ पर बिता करके और अपना पीआर लेकर के फिर से सिडनी लौट आएंगे। और 2 घंटे की दूरी में है, तो महीने में 1 आध चक्कर तो ये सिडनी का लगाएंगे ही लगाएंगे। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हर छोटे मोटे शहरों में अब इंडियन ग्रोसरी शॉप, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर भी इनके साथ नहीं होने वाली है। तो इस तरह से अगर आप शुरुआत में भी टारगेट करते हो रीजनल एरिया तो कोई बुरी बात नहीं है, बट इन केस अगर आप यहाँ महानगरों में भी आते हो तो आपको अंत में अगर आप रीजनल एरिया भेजा जाता है तो इसीलिए भेजा जाता है कि वहाँ से पीआर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। न्यूकासल तो मतलब रीजनल लगता भी नहीं है, ट्रैम लगता नहीं है, टेक्निकली ओरिजिनल ही है पर वैसे नहीं लगता है। बात सही आप कह रहे हैं। तो मतलब अब आप पीआर के बिल्कुल क्लोज हैं, बस ये केवल एक कंडीशनल पीआर ही है एक तरह का, कि आपको कंडीशन है कि 3 साल आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा।
हाँ जी, that's it. है ना। बाकी अब एक दो चीज़ें और बता दीजिए कि आपको, जैसे कल ही मुझे किसी ने पूछा था कि यहाँ पर बहुत भेदभाव होता है क्या इंडियंस के साथ में, इसका शॉर्ट में आंसर कर दीजिए। अगर आप ढंग से रहेंगे तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। मेरे साथ तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। आपके साथ हुआ है कि नहीं, वो जवाब दीजिए। कभी कभी नहीं हुआ मेरे साथ। जैसे हमारे साथ भी 16-17 साल हो गए, हमारे साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ है सच की, जहाँ हमको ऐसा फील करवाया गया हो। और बाकी यहाँ पे रहना कितना कठिन है, कितना आसान है, ये आप बता दीजिए। रहना अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी आसान है यहाँ पे रहना। हर चीज़, काफ़ी चीज़ें, कई चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, लेकिन वो आदत हो जाए तो अच्छा भी लगता है। खुद के लिए खाना बनाना, हाँ, खुद के अपने बर्तन काम धोना, करना, अपने काम करना, इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाता है सब। आप देखा जाए तो 2.5 लोग हैं, मतलब इनकी बच्ची भी 5 साल की है, इसलिए मैं 2.5 बोल रहा हूँ, और हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप फालतू के खर्चे ना करें तो मंथली आपका कितना पैसा खर्च होता है सरवाइव करने में, फीस वगैरह हटा करके, केवल एक खाना पीना रहना किराया भाड़ा वगैरह दे करके, उतने में लगभग महीने का आपका कितना खर्चा हो जाता है? खाना पीना रहने का तो आप अगर एवरेज सिडनी में लगा के चलें तो 700 रेंट अगर हम मानते हैं तो 2800 वो, और 150 वीकली ग्रॉसरी 3 लोगों की तो हो ही जाता है। तो मतलब 600 ग्रॉसरी और 2800 वैसे लगभग $3,500 में अगर आप बेसिक्स देखें तो वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद तो आप ऊपर कितना भी खर्चा कर सकते हैं, $200-400 रुपए और $200-400 और, मतलब यह है कि $3,500 से लेकर के 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आप मंथली में यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में। ये तो सिडनी की बता रहे हैं, और अगर आप कंट्री साइड जाते हैं, रीजनल में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कम में भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर रेंट काफ़ी कम है। तो ये यहाँ का मंथली सर्वाइवल है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा एजेंट भी होना जरूरी है। अच्छे, हाँ, ये बता दीजिए, एजेंट के बारे में बता दीजिए कि एजेंट कैसा और कहाँ कैसा होना चाहिए, कहाँ से मिलना चाहिए, कैसे अच्छा है एजेंट, ये जानकारी कैसे जुटाएं? देखिए मेरे तो एजेंट थे डॉक्टर अल्पेश रमन लाल पटेल। ये सिडनी में है? सिडनी में है, वेस्टर्न सिडनी में वो पढ़ाते हैं। वेस्टर्न सिडनी से उन्होंने यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD करी। तो नहीं, रजिस्टर्ड एजेंट है ना? रजिस्टर्ड एजेंट है, बिल्कुल रजिस्टर्ड एजेंट है। तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी गाइडेंस दी। और इंडिया में भी आपके एजेंट अच्छे थे? इंडिया में IDP आपको है तो एजेंसी ही ना? हाँ, एजेंसी ही है वो भी, लेकिन हाँ मतलब अच्छी थी उनसे भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो मतलब जो भी तो थोड़ा सा था, जो भी जितनी भी बातचीत थी, अच्छा रहा, वो भी अच्छा। लेकिन ये मैं जैसे हमेशा कहा करता हूँ कि आपके चूंकि वीज़ा में इतनी ट्रिकी चीज़ें होती हैं कि कोई ना कोई एक्सपीरियंस्ड एजेंट को शामिल करना हमेशा फ़ायदे का सौदा हो सकता है, बशर्ते एजेंट अच्छा हो। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल, एजेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पर एजेंट का होना भी ज़रूरी है। जी, है ना? बिल्कुल एजेंट होना भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई चीज़ें, मतलब एप्लीकेशन छोटी छोटी गलतियों के कारण एक तो डिले हो जाती है, और फिर कई बार रिफ्यूज भी हो सकती है। और रिफ्यूज़ भी, मतलब ऐसे चांसेस बहुत कम होता है कि वो रिफ्यूज़ ही कर दे सीधा आपकी एप्लीकेशन। बट स्टिल, मतलब क्यों आपने रिस्क लेना है? दिस इज़ योर अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर करियर। तो आप क्यों, मतलब 2-4 हज़ार, अगर 2-2.5 हज़ार किसी डॉलर किसी को दे देते हो आप, तो मतलब बहुत अच्छे से काम हो जाता है। तो जैसे अभी आपने ये जो प्रोसीजर करवाया 491 का, हाँ जी। तो अल्पेश पटेल जी को आपने रखा था, तो हाउ मच ही चार्ज? देखिए उनकी अपनी $1100, तो उनका $1100 उनके स्किल असेसमेंट की 1100 होती है फीस। फिर उसके बाद वीज़ा फाइल करने की वो $1100 फीस लेते हैं। लेकिन इस 1100 में जो उन्होंने स्किल असेसमेंट करवाया होगा, उस बॉडी को भी तो पैसा दिया होगा ना उन्होंने? हाँ, नहीं वो तो मैंने दिया था। अच्छा, वो अलग से, और ये उनके चार्ज? ये उनके चार्ज। अच्छा, तो मतलब लगभग $4400-4500 आपका हस्बैंड एंड वाइफ का खर्च हुआ? नहीं, टोटल 1100। अच्छा, टोटल 1100, तो 2200 मतलब स्किल असेसमेंट और उसका। हाँ। बाकी आप जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे वो अपने हिसाब से वो आपको बता देंगे। एग्जैक्ट उनकी रीजनेबल है, मतलब बहुत रीजनेबल है, और बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। अगर उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, देन ही विल डायरेक्टली से कि नहीं पता। कई एजेंट्स क्या होते हैं, क्या एज है वैसे उनकी? उनकी एज बस मेरे से 5 या 4-5 साल भी बड़े होंगे, ज़्यादा बड़े। अच्छा, मतलब काफ़ी 40s में ही है। मित्रों, ये थी कुछ बातें जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करवाता हूँ। और ये मेरे मित्र हैं, तो इनके माध्यम से चूँकि प्रैक्टिकली भी यहाँ पर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सच में यार बहुत ही अच्छी जगह है, और भारतवर्ष में भी सब कुछ अच्छा है, अपने देश में तो हमेशा ही अच्छा लगता है। आप जब आपकी वाइफ स्टूडेंट थी और आपको जो जॉब मिली थी, और ये आप बताइएगा, मैं आपको इंसिस्ट करूँ क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, तो आपको सैलरी पैकेज क्या मिला था, और इस वक्त क्या सैलरी पैकेज है आपका? 100K से ऊपर था सैलरी पैकेज। तो जो आपको मतलब पैकेज मिला था वो 1 लाख से ज़्यादा का मिला था। हाँ जी, हाँ जी।
और हर साल लगभग 5% के आसपास कितना इंक्रीमेंट होता है? 3.5-4%। 3.5-4% इन्फ्लेशन है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, तो लगभग इतना बढ़ करके तो अब आप समझ सकते हैं 4 साल पुरानी जॉब है तो उसमें 4,000 के हिसाब से बढ़ा दें तो लगभग 1.25 लाख के आसपास इनका जो है तो इस वक्त पैकेज है। और रितिका जी का, आपकी वाइफ का भी लगभग ऐसे ही होगा कि उससे कम है, थोड़ा बहुत, उनसे थोड़ा बहुत कम है उनका, मतलब रेंज में ही हाँ जी, है। रेंज। तो अब $1 लाख का मतलब होता है लगभग 68 लाख इंडियन रुपीस। तो दोनों लोग मिला करके लगभग 1.25 करोड़ के आसपास कमा लेते हैं, है ना? इंडियन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल, है ना, लगभग 1.25 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो खर्चा पानी करके भी अगर आप थोड़ी बहुत सेविंग की हैबिट है आपकी तो लाइक आप बहुत बढ़िया सेव कर सकते हैं। मुझे और कम से कम ऐसा एनवायरनमेंट तो आपको नहीं ही मिलेगा रिलैक्स वाला, ज़्यादा एनवायरनमेंट, हवा, पानी और बच्चों के लिए एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, और उतना कंपटीशन नहीं है बच्चों के लिए जैसे अपने इंडिया में हो गया स्कूलों में। तो ये कुछ बातें थी मित्रों। थैंक यू वेरी मच बंधुआ। अब हम लोग अभी खाना वाना खाएंगे, अपने सरवना होने जा रहे हैं। संडे है, बड़ा अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है। देखिए सर्दियों में टी-शर्ट पहन करके रखे हुए हैं। तो बंधुओं, इसी तरह से वीडियोस हमारे देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, और लाइक कीजिएगा और हाइप ज़रूर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो ये देखिए हमको मिल गई है ट्रेन और अब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। और ये कौन सा स्टेशन है? ये फीमेल नहीं, फीमेल तो ऐसे बोर्ड में लिखा है, स्टेशन कुछ और होगा। स्ट्रैथफील्ड है, हाँ ये स्ट्रैथफील्ड है सिडनी का। ये है देखिए हम, और ये हैं माधवी दीक्षित। इनके यहाँ आज नाम कई होंगे क्योंकि मैं बदलूंगा, वैसे इनका रितिका दीक्षित नाम है ऑफिशियल, बट मैं जब मुझे जो नाम याद आ जाएगा मैं बोल दूंगा। ये हम आ गए हैं स्टेशन विनियार्ड, और ये विनियार्ड से हमको अभी चल करके पता नहीं कहाँ जाना है, सर्कुलर की तरफ जाना है। सर्कुलर की से फिर हम लोग बरंगारू की तरफ से घूमते हुए आएंगे। और यहाँ एक सरवना भवन करके रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है। तो ये लोग कल भी आए थे यहाँ पर घूमने, तो वहाँ पर लंच का प्रोग्राम है, बताया इन्होंने, काफ़ी अच्छा खाना है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, तो बाहर ये देखिए विनियार्ड स्टेशन में ही मैकडॉनल्ड्स। और अब मैकडॉनल्ड्स में 99% अब सब लोग अपना ऑर्डर यहाँ खुद मशीनों में कर लेते हैं। तो ये है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पर ये देखिए छोटी सी बिल्डिंग, ये है हेरिटेज, इसकी कोई हिस्ट्री वगैरह होगी, इसकी वजह से इसको सामने से नहीं तोड़ा गया। ये इस तरफ इसका फ्रंट रहा होगा बिल्डिंग का। भाई मुझे सिडनी हमेशा बहुत ही खूबसूरत लगती है। और देखिए गर्मियों में तो खैर बहुत पब्लिक निकलती है, लेकिन सर्दियों में ही ठीक ठाक से लोग हैं। और अभी ये जॉर्ज स्ट्रीट है, जो ये सब पहले जो हैं तो नहीं चलती थी। इनको बोलते हैं यहाँ पर लाइट रेल, वैसे ट्रैम भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर इनका नाम लाइट रेल रखा गया है सिडनी में। और बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी रौनक रहती है यहाँ। मतलब कल हम लोग जब प्लान कर रहे थे, क्योंकि कल ये हमारे ऑफिस आ गए थे निहार बाबू, तो कल बोल रहे कि कहीं घूमने चलते हैं, तो कई जगहों के नाम आए सामने लाइक, पर मैंने कहा नहीं चलो सिटी चलते हैं, बिकॉज़ यहाँ रौनक कभी ख़त्म होती ही नहीं है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। CBD बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर। और आज मतलब सर्दी नहीं है, मैं तो टी शर्ट में घूम रहा हूँ, छाया में चल रहा हूँ, टी शर्ट में हूँ और ज़रा सी भी ठंडी नहीं लग रही है। काश ऐसे ही पूरी सर्दियों का मौसम गुजर जाए। वाह मज़ेदार है। सर्कुलर की से फिर बरंगारू की तरफ, वहाँ से तो बहुत बढ़िया विटामिन D लेते हुए, मतलब धूप अच्छी लगेगी, वहाँ से वॉक करते हुए हम लोग पहुँचेंगे डार्लिंग हार्बर। ये है देखिए CBD, और यहाँ पर सब बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। और अब हम आ गए सर्कुलर की, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ऊपर रोड है और बीच वाले में ट्रेन चलती है। ये देखिए यहाँ पर बसें चलती हैं, इसका नाम है सिडनी एक्सप्लोर। आप इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर ओपन होती है और बहुत ही क्यूट सी, बड़ी खूबसूरत सी है। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये देखिए सामने, ये आगे वो एक बिल्डिंग बनी है, काउंसिल की है। अगर आप उसमें घूमने जाएंगे तो कांच का है पूरा अंदर, और उसके नीचे पूरा सिडनी का मॉडल बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सामने वाली बिल्डिंग जिसमें वो एक झंडा लगा हुआ है, और ये यहाँ से शुरू होती है आपकी अपनी लाइट रेल।
जो आपको CBD के अंदर घूमने के लिए कहीं पर भी जाना है। अगर आप संडे को घूमने आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो सुबह से लेकर के और रात 12 बजे तक में आपको लगभग $9 में ही पूरा सब कुछ घूम सकते हैं। मतलब उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। एक बार आपने अच्छा एक ही कार्ड आप स्वाइप कीजिए। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं या ओपल कार्ड कर रहे हैं, तो सुबह से आप चाहे ट्रैम में चढ़ें, चाहे फेरी में चढ़ें, चाहे मेट्रो में चलें, चाहे बस में चलें, बट आपका $9 में संडे वाले दिन कंप्लीट टूर हो जाएगा। तो एक हर इंडिविजुअल का। ये है देखिए सर्कुलर की। अरे यार और क्या, वचनम किम दरिद्रम, शब्दों में क्यों दरिद्र बनना। बेहोश मत हो जाना $1,500 की जैकेट सुन करके। ये यहाँ से सब फेरी वगैरह मिलती हैं, बहुत ही यार रौनक है यहाँ पे। जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने बैग वगैरह पैक करते हैं तो एक बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं या PR वगैरह ऐसे किसी वीज़ा में आ रहे हैं जिसमें आके आपको यहाँ पर रहना है, तो भाई आप बहुत सारे बर्तन और बहुत सारे कपड़े या बहुत सारे मसाले विसाले लाने की कोशिश एकदम मत करना कि आपके पास लिमिटेड वेट लिमिट होती है कैरी करने के लिए। तो यहाँ बर्तन वगैरह सारे के सारे मिल जाते हैं आपको। इंडियन ग्रोसरी शॉप्स में सारे बर्तन मिल जाते हैं, वैसे भी कोल्स में भी मिल जाते हैं और कुछ एक आपको Kmart वगैरह में मिल जाते हैं ज़रूरत भर के। अगर आपको लगता है तो आप एक आधा कुकर वगैरह लेकर के आ सकते हैं। हालांकि कुकर यहाँ पर भी मिल जाते हैं लेकिन थोड़े से महंगे होते हैं, तो एक आधा छोटा कुकर ले सकते हैं। मसाले वगैरह तो एकदम मत ले करके आइए क्योंकि मसाले वगैरह सब यहाँ पर मिलते हैं। अगर लाना भी है तो एक आधा पैकेट आप डाल लीजिए, अलग बात है। अदरवाइज़ कपड़े भी बहुत मत ले करके आइए, नहीं तो क्या होगा कि उनकी वजह से आपका वज़न तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। और यहाँ आकर के आपको पता चला कि हर साल 6 महीने में जो है आपके मतलब फैशन और ये सब बदलता रहता है और कपड़े वगैरह इतना महंगा नहीं है, तो आप बस लिमिटेड कपड़े वगैरह लेकर के आइए। और अच्छा, यहाँ एक और अच्छी बात ये होती है कि यहाँ ज़्यादातर आप वर्क प्लेस में मतलब आप अपने कैजुअल जो घर के कपड़े हैं या मतलब नॉर्मल जो कपड़े आप पहनते हैं वही सब पहन करके जा सकते हैं। बहुत कम जगहें हैं जहाँ पर कोई ड्रेस कोड वगैरह अप्लाई होता है। और समर वगैरह में तो यहाँ पर लोग शॉर्ट्स में मतलब हाफ पैंट वगैरह पहन करके चले जाते हैं, लड़के हों लड़कियाँ हों। तो मतलब यहाँ ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फालतू की चीज़ें आप मत भरिए। और एक दो चीज़ें ये हैं कि आप अपने कपड़ों में या आपके जूतों में, स्पेशली शूज़ वगैरह अगर आप कैरी करके ला रहे हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह न लगी होनी चाहिए। और ऐसी कोई भी चीज़ आप मत लेकर के आइए जिस चीज़ को यहाँ पर प्रतिबंधित कर रखा गया है। और उसमें से जैसे वुडन के आइटम्स हो जाते हैं, लेदर के आइटम्स हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को लाने से आप बचिएगा। और इस तरह की कोई ऐसी मेडिसिन्स जो ट्रैवलिंग के टाइम में आपको दिक्कत दे सकती हो, और अगर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आप डेली लेते हैं तो उसमें फिर आपके पास में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई दवा ऐसी मत कैरी कीजिएगा क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको एयरपोर्ट में डिले करवा सकती हैं या फिर आपको एक क्वेश्चन आंसर करवा सकती हैं। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स जो रिलेवेंट ना हो आपसे ऐसे मत रखिए। कोई ऐसा वेपन, कोई छुरी चाकू, ऐसा सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। बहुत साफ़ सुथरे ढंग से और बहुत स्मार्टली बैग पैक करें ताकि आपका वज़न और आपका सामान ये दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित हो। एयरपोर्ट जाने से पहले घर में आते हैं आजकल देखिए क्या बोलते हैं, तराजू आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आते हैं जिनमें आप तौल लीजिए। आप उतना ही वज़न लेकर के एयरपोर्ट जाइए जितना कि आपको मतलब टिकट के साथ में अलाउ किया गया है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लेकर के जाएंगे तो फिर एयरपोर्ट में वो चीज़ें या तो निकाल करके फेंकनी पड़ेंगी या फिर आप कम कीमत की वस्तु होगी लेकिन आपको उसका किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। 4-5-6 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पे करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहिएगा। और आगे देखिए संडे मार्केट लगी हुई है, आगे लगी हुई है रॉक्स मार्केट जिसको संडे मार्केट भी कह सकते हैं। तो अब इनका मन है कि वहाँ भी चला जाए। बंधुओं, रॉक्स मार्केट और ये संडेज़ को लगती है, ये हमारे पीछे। और बहुत सारे यहाँ पर आपको गोरे खूब सारे दिखाई देंगे। वैसे तो सभी लोग हैं और यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लंच का टाइम है, अब हमारा भी लंच का टाइम है। हम लोग भी सरवना भवन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और कहाँ गए अंकल जी आज? लेकिन शॉप्स कम लगी, अच्छा ऊपर लगी हैं क्या?
वो तो आगे पहुंच गए वो। ये हमारे पीछे शॉप्स वगैरह सब लगी हुई हैं। अच्छा इस तरफ है मार्केट। ये हैं देखिए यहाँ पर शॉप्स। इन लोगों को टॉप्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं, देख रही हैं कितना खूबसूरत लगता है। एक साइड में लोग बैठे हैं, इतने साफ सुथरे अंदाज में सारा कुछ है ना। अच्छी अच्छी शक्लें लोगों की देखो। ये इस तरह से यहाँ पे सर्व किया जाता है खाने पीने का। वाह यार। हाँ क्या देखें? कहाँ पे? ये गोरी, हाँ गोरा भी। हाँ खुशबू तो आई कहीं से। यहाँ ही मिल रहा होगा, आगे कहीं डोसा कहीं से मिल रहा है। अच्छा आगे भी हैं शॉप्स। ये देखो $20 के, $10 के ऐसे झोले लगे हुए हैं। कैप हैं, टोपियां हैं। अच्छा है, कुल मिला करके एक अच्छी सी रौनक वाली जगह बना देते हैं। और ये इधर ये जो शेड बनाया है काफ़ी लंबी अंदर तक इधर मार्केट है ये। वाह यार अच्छा है। हम उधर से तो 1-2 बार आकर के लौट गए हैं, बट इधर फर्स्ट टाइम इधर देख रहे हैं। सो इट्स क्वाइट गुड। और ये हार्बर ब्रिज है, उसके नीचे वाला ये रोड है जहाँ पर ये मार्केट है। हमने लिया है देखो जूस। ये एक ग्लास जो है तो $11 का, ये बगल से लिया है। ये हमने लिया है डिटॉक्स, और सी कॉम्प्लेक्स भी लिया है, ट्रॉपिकल भी लिया है। अच्छा फ्रेश यहाँ पर ये बना रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर ये ऑर्डर किया है स्पिनिच एंड चीज़ गोस्लिम, और ये $16 का एक है ना। कितने का है? 16 का है। तो ये भी टर्किश डिश है एक तरह से। टर्किश ही है। हाँ टर्किश। यहाँ इस तरह से लोग जो है चिल करते हैं। ये छोटा सा टेम्पो है, इसमें ये बियर वगैरह भी यहाँ पर इन्होंने अपना इतना घेर रखा है जगह। और ये जो आपको ड्रम दिख रहे हैं जिनको इन्होंने टेबल बना दिया है, ये सब इसमें बियर ही आती हैं। और इधर से पीछे से मार्केट थी, अभी हम लोगों ने यहाँ पर खाया वगैरह। और ये सामने लोग बैठे हैं, देखो कितना बढ़िया लोग चिल कर रहे हैं। ये वही हार्बर ब्रिज है जिसके नीचे हैं हम लोग। और ये सामने देखिए बहुत मस्त। यहाँ ना तो राजनीति का कोई चक्कर है ज़्यादा, और ना कोई किसी को परेशान करता है। ये जो सामने दिखाई दे रही है ये है ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी जेल। ये इधर से घूम के भी जा सकते हैं, और नहीं तो ये देखिए ये ऐसे यहाँ सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सीढ़ियों से ही ऐसे उतरेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा, नहीं उधर से काफ़ी घूम के आना पड़ेगा। ये देखिए पुराना शिपयार्ड ही है, लेकिन अब जो है तो यहाँ पे काम नहीं होता, वो सब नया बन चुका है। पर ये इन्होंने जगह को अबेंडन करके छोड़ नहीं दिया है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे बिजनेसेस हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, दूसरी तरह की कंपनियाँ खुल गई हैं, और रेस्टोरेंट बहुत सारे खुले हुए हैं, तो ऑफिसेस खुल गई हैं बहुत सारी। अभी भी ये जो है तो वुडन के पिलर्स के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है खड़ा हो। ये केवल ऐसे यही भर नहीं है, ऐसे हम 4-5 छोड़ चुके हैं और आगे ऐसे 5-6 और हैं। तो काफ़ी पुराना था ये। ओल्ड जो सिडनी है उसी टाइम का इस्टेब्लिशमेंट है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, कितना वेल मेंटेन है। लोगों ने प्राइवेट अपनी यॉट्स वगैरह खड़ी कर रखी हैं यहाँ पीछे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना अच्छा मेंटेन करते हैं, कितना गुड लुकिंग है, कितना सुंदर लग रहा है, और यूज़फुल भी है। चूँकि नई तरह के बिज़नेस, नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दी। रेस्टोरेंट देखिए कितना बढ़िया फुल है, एकदम गोरे बैठे हुए हैं, क्लासी लग रहा है एकदम। और अपना इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए हमारे साथ में, और मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।